हेलो एंड वेलकम टू 3.0 टीवी। मैं संदीप कसालकर। दोस्तों, वेब 3 की दुनिया में हर कोई अपना नसीब आजमा रहा है। खास करके अगर बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो में लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। पर इसके साथ ही क्रिप्टो में कई तरह के फ्रॉड्स भी होते हुए नजर आ रहे हैं। डीफाई एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सुविधा है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है, जिसमें यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी में उधार लेने और उधार देने की सुविधा मिलती है। पर अब इसी डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पर इस साल मतलब 2022 में बहुत सारे अटैक हुए। इस डीफाई क्रॉस चेन ब्रीच अटैक्स में हैकर्स ने ओवर $2 बिलियन की एसेट्स चुराई है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सम्राट गुप्ता, जो क्विल ऑडिट्स ऑर्गेनाइजेशन में एज ए टेक्निकल कंटेंट डेवलपर है, जो खास करके वेब 3 डीफाई में जो हैक्स होते हैं उस पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। हेलो सम्राट, वेलकम टू Hi 3.0 sir, टीवी। thank you for having me here. जी सम्राट, सबसे पहले क्विल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन में आप किस तरह से इन हैक्स और स्कैम्स को लेकर टेक्निकल एनालिसिस करते हो, पहले बताइए सर। सबसे पहले हम लोग का एक इंटरनल डेटाबेस है जहाँ हम लोग जो भी मतलब डेली बेसिस में हैक वगैरह होता है तो अपडेट करते हैं। तो उसमें से जो मतलब हैक में हम लोग को ये रिसर्च करना होता है। तो सबसे पहले उसका ऑन चेन जो एनालिसिस होता है, जो ब्लॉकचेन में कॉन्ट्रैक्ट का जो ट्रांजैक्शन हैश होता है, ये अटैकर का जो एड्रेस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, तो सारा एनालाइज करना होता है। जैसे कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, और फिर मतलब वो पैसा कौन सा एड्रेस में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सब एनालाइज करने के बाद हम लोग ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कुछ टूल्स वगैरह से और फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रिपोर्ट जनरेट मतलब करते हैं। स्पेसिफिक ऐसे आपने टूल्स वगैरह कुछ क्रिएट किए हैं जिसके यूज से आप उसको एनालाइज करते हैं ऐसे? स्पेसिफिक टूल्स वगैरह भी है, और जो मतलब पहले से ही मतलब इंटरनेट में है वो भी यूज़ करते हैं, जैसे गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब मिल जाता है। ओके। सम्राट, हमें बताइए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसे बहुत ही सिक्योर माना जाता है और जिसे फिलहाल हर सेक्टर के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी इस पर अटैक्स हो रहे हैं, खास करके डीफाई क्रॉस चेन ब्रीच अटैक्स, जिसमें हैकर्स ने ओवर $2 बिलियन की एसेट चुराई थी। तो सम्राट, हैकर्स डीफाई प्लेटफॉर्म्स को ही ज़्यादा प्रीफर क्यों कर रहे हैं और इसमें किस तरह की सिक्योरिटी ब्रीचेस होती है? एक्चुअली डीफाई प्लेटफॉर्म ही को क्यों चूज करें, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि डीफाई प्लेटफॉर्म में आजकल बहुत ज्यादा मतलब ये अमाउंट लॉक्ड है। जैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो डीफाई एप्लीकेशन हो गया, ये ब्रीच एप्लीकेशन में लॉक करता है। तो हैकर्स लोग को क्या है, मतलब पैसा का पीछे, मतलब वो लोग हैक करने का पीछे जा रहे हैं। जैसे ट्रेडिशनल हम लोग का जो कंपनी है गूगल, फेसबुक, वो हैक करने से बस वो लोग का डेटा मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर वो लोग टाइम स्पेंड करके हैक करने का कोशिश करेंगे तो करोड़ों में मतलब बहुत ज्यादा मतलब वो लोग को पैसा का प्रॉफिट हो जाता है, इसलिए ज्यादातर है यहाँ पे। और सिक्योरिटी ब्रीचेस किस तरह की होती है इसमें? और सिक्योरिटी ब्रीचेस यहाँ पे बहुत टाइप का होता है। जैसे सबसे पहले तो ब्रिज वगैरह का बात करें तो ज्यादातर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में ही बग वगैरह मिला जाता है ये सब में। ओके। और ये कंपनी वगैरह जो प्रॉपर ऑडिट वगैरह नहीं कर पाते हैं तो उसका वजह से वो बग रह जाता है और अटैकर उसको एक्सप्लॉइट करके मतलब पैसा प्रॉफिट बना लेता है। एग्जैक्टली जैसे कि हम सब जानते हैं कि रॉनिन ब्रिज, जिसमें कुल $600 मिलियन का नुकसान हुआ था, जिसमें अटैकर ने एलिजिडली 2 ट्रांजैक्शंस में रॉनिन ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट से बोगस विड्रॉल्स को फैब्रिकेट करने के लिए हैक की गई प्राइवेट किस्त का इस्तेमाल किया था। तो सम्राट, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो क्या इसे रोका जा सकता था? अगर हाँ, तो किस तरह से? और टेक्नोलॉजिकल ये पॉइंट ऑफ व्यू में अगर कहा जाए तो ये अटैक को रोका जा सकता था। जैसा हम जानते हैं कि अटैक का मुख्य कारण यह था कि प्राइवेट की लीक हो गया, जिसका वजह से अटैकर ने सारा फंड ये ड्रेन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन ये प्राइवेट की को अगर हम मतलब वो कंपनी जो है वो सिक्योर से अगर स्टोर करके रखती तो ये प्रिवेंट हो सकता था। प्राइवेट की जनरली ये जो हार्डवेयर वॉलेट होता है उसमें ज़्यादा सिक्योर होता है कंपैरिजन टू ये एक्सटेंशन वॉलेट हो चाहे सॉफ्टवेयर वॉलेट हो। अच्छा। और इसके ये साथ और ये कुछ कंपनी अपने साथ ये मॉनिटरिंग टूल्स वगैरह भी रख लेने से क्या होता है, सारा वो लोग के पास डिटेल रहता है क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इससे भी कुछ हद तक अटैक प्रिवेंट हो सकता है। हम अगर कुछ डिफाई अटैक्स की बात करें तो जिसमें BNB यानी BSC ब्रीच एक्सप्लॉइट, नोमैड अटैक्स, चेन स्वैप अटैक, ये सभी अटैक्स मैसेज वेरिफिकेशन वीकनेस और वल्नरेबिलिटी के कारण हुए थे। सम्राट, ये मैसेज वेरिफिकेशन वीकनेस और वल्नरेबिलिटी को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए तो टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल नॉलेज मतलब किस तरह की टेक्निकल नॉलेज की? टेक्निकल नॉलेज जैसे ये सॉलिडिटी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिखा रहता है। तो वो सॉलिडिटी का नॉलेज जरूरी है क्योंकि जो भी ये अटैक होता है ज़्यादातर वो कोड को समझ के उसको लॉजिक जो होता है वो लॉजिक को एक्सप्लॉइट करके ये सब अटैक पॉसिबल हो पाता है। तो इसीलिए ये सॉलिडिटी कोड वगैरह को समझना होगा, इसके लिए तो वो जरूरी है।
इसके मतलब जैसे बीएससी हैक में हाल में हुआ था, अटैकर ने क्या किया था, 2 साल पहले का जो ट्रांसफर का एक सिग्नेचर होता है, मतलब हर एक ट्रांसफर में, तो वो सिग्नेचर को मतलब नया अटैक वही जो पहले से चला चुका है वही सिग्नेचर को फिर से रिप्ले करके मतलब यू आर अटैक कर टॉकिंग दिया अबाउट था। दैट डिजिटल सिग्नेचर लाइक दैट। यस। अच्छा। तो जैसे ये मैसेज वेरिफिकेशन का जो बग होता है एक्चुअली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ वेरीफाई करना है कि ट्रांजैक्शन लेजिट है कि नहीं, तो उसके लिए एक हैश मतलब पास किया जाता है ट्रांजैक्शन के साथ। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में वो लॉजिक सही से बिल्डअप नहीं हुआ है कि वो हैश सही तरीके से वेरीफाई कर रहा है, तो वो पास कर देगा, मतलब वो ट्रांजैक्शन को सक्सेस कर देगा। उसका वजह से जो मतलब नहीं जाना चाहिए वो भी अमाउंट चल जाएगा। अगर लॉजिकल वल्नरेबिलिटी की बात करें तो मीटर डॉट आई ओ डिफाई अटैक जो हुआ था, उसके बाद वॉर्म होल अटैक और क्यू ब्रिज अटैक में लॉजिकल वल्नरेबिलिटी की वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था। एग्जैक्टली हैकर्स ये लॉजिकल वल्नरेबिलिटी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? लॉजिकल वर्नेबिलिटी जो होता है ना, हर एक कॉन्ट्रैक्ट हर एक डिफाई प्लेटफॉर्म में अलग रहता है। जैसे बहुत सारा डिफाई प्लेटफॉर्म में आवे हो गया, कंपाउंड हो गया, बैलेंसर, ये सब मतलब सारा का अलग अलग लॉजिकल है, लॉजिक मतलब अलग अलग बिल्डअप किया होता है। तो ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिपेंड करता है। अटैकर क्या करते हैं, ये सारा जो भी लॉजिक है उसको समझ के उसको मतलब टेस्ट करके वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक विड्रॉल लॉजिक है, जैसे मान लीजिए आपका एक अकाउंट है D5 कोई प्लेटफॉर्म में और आपको विड्रॉ करना है पैसा। तो मान लीजिए आपके पास $100 वहाँ पे लॉक है, तो आप अगर वहाँ पे $200 पास कर रहे हैं और वहाँ पे अगर लॉजिक वेरीफाई नहीं कर रहा है कि आपके पास वो अमाउंट है कि नहीं, तो ये एक बग हो गया। तो उसका वजह से अटैकर क्या कर सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो यही हर एक लॉजिक में मतलब हर एक फंक्शन में अलग अलग लॉजिक का वजह से ये बग आ जाता है। व्हाइट हैट हैकर के बारे में हमने तो सुना ही है। तो व्हाइट हैट हैकर की बात करें तो ये हैकर्स पहले डीफाई हैक करते हैं, फिर बाउंटी के लिए अप्रोच करते हैं। जैसे पॉली नेटवर्क में $600 मिलियन की चोरी हुई थी, जिसमें हैकर ने सभी फंड्स को वापस भी कर दिया था, फिर उसे बाउंटी ऑफर की गई थी। साथ ही अगर बात करें थोरचेन अटैक की, तो थोरचेन अटैक में व्हाइट हैट हैकर ने 10% बाउंटी के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो मुझे बताइए सम्राट, तो इन हैकर्स को पहले से सिस्टम फ्लॉज के बारे में पता होता है? क्या ये हैकर्स इनसाइडर्स होते हैं? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। जैसे कुछ प्रोजेक्ट में मैंने एनालिसिस का टाइम में देखा था, जैसे कॉन्ट्रैक्ट अभी लॉन्च हुआ है, ठीक 20 मिनट बाद मतलब वो हैक हो गया। तो ये सब प्रोजेक्ट को देख के लगता है कि ये इनसाइडर का काम है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट है जिसमें नोवल अटैक, मतलब जो नया नया अटैक वेक्टर आते हैं तो वो अटैक होता है, वो सब एक्चुअली लगता है वो जेन्यून हैक हुआ है, एक्चुअली हैकर ने हैक किया है वो रिसर्च करने के बाद। जैसे हाल ही में एक विंटरम्यूट बोल के प्रोटोकॉल था, करेक्ट। विंटरम्यूट प्रोटोकॉल, उसमें हैक हुआ था $160 मिलियन का। तो उसमें राइट। एक नोवल अटैक वेक्टर यूज हुआ था, प्रोफेनिटी, ये जो बग था हाल में आया था उसका अटैक यूज हुआ था। वो देख के लगता नहीं है कि वो इनसाइडर है वो। तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि ब्लॉकचेन में क्या होता है ना कि हम लोग को पता नहीं चलता है कौन सा एड्रेस किसका है। और करेक्ट। आजकल करेक्ट। ये मिक्सर टॉर्नेडो कैश का वजह से मतलब पूरा एनोनिमस हो चुका है ये, एग्जैक्टली। इसीलिए मुश्किल है ये थोड़ा बताना। अभी एक रिलेटेड क्विल ऑडिट से मैं रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। जैसे आप कंटेंट एनालिसिस करते हैं, कंटेंट आप डेवलप करते हो जी। रिलेटेड टू हैक्स एंड स्कैम्स, तो ऐसे ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमें बताइए कि जिसमें आपको एनालिसिस करने में दिक्कत आई होगी, मतलब आपके लिए वो चैलेंजिंग होगा। किस तरह के एग्जांपल्स आप बता सकते हैं जो आपका चैलेंजिंग पास्ट होता है एक्सपीरियंस? जब ये कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहते हैं कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट, वो लोग का डॉक्यूमेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस वगैरह नहीं रहता है, तो वो सब में ये प्रोजेक्ट का ऑन चेन एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ डिफाई प्रोजेक्ट में क्या रहता है, ये वो लोग कॉन्ट्रैक्ट का जो वो होता है ना, तो उसको वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब वेरीफाई नहीं, अनवेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो उसका जो सोर्स कोड रहता है, सॉलिडिटी का कोड, वो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। वही डिकम्पाइलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है एनालिसिस करने का टाइम में। अच्छा, नहीं ऐसे कोई एग्जांपल मतलब तो आए रहेंगे, आप ऐसा कोई भी एग्जांपल आप बता सकते हो जिसमें आपको बहुत समय लगा होगा एनालिसिस करने में, ऐसा कोई भी एग्जांपल? ये हाल में जो बीएससी का हुआ है, बीएससी जो $586 मिलियन का है, उसमें थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि उसमें वो अटैकर मतलब क्या हुआ था, वो 15 ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद दो मतलब वो ट्रांजेक्शन सक्सेस हुआ था। तो उसका वजह से थोड़ा ट्रांजेक्शन में वो शॉर्ट वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग गया था उसका वजह से। तो इस तरह के फ्लॉज को लेकर डीफाई एक्सचेंजेस का क्या फ्यूचर होगा, क्या कहेंगे आप? डीफाई एक्सचेंज को अभी सिक्योरिटी में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अभी एक्चुअली क्या चल रहा है कि सब मतलब एक रेस टाइप का हो गया है कि मेरा प्रोटोकॉल पहले आएगा तो हम ज्यादा पैसा कमा लेंगे, लेकिन सिक्योरिटी में ध्यान ज्यादा नहीं जा रहा है, जिसका वजह से ये हैक हो रहा है।
ठीक है, तो आज से मतलब एग्जांपल लेते हैं, 10-15 साल पहले का बात है, जब वेब 2 का नया नया कंपनीज आई हुई थी, तब हर एक 1-2 दिन में मतलब हर एक कंपनी हैक हो रही थी। जैसे गूगल हैक हो जा रहा था, फेसबुक, उस टाइम में सिक्योरिटी डेवलप नहीं था। तो अभी धीरे धीरे वो लोग डेवलप होके अभी बहुत मतलब अनकॉमन हो गया ये कंपनी का हैक होना। तो उसी तरीका से अब आने वाले फ्यूचर में जब डीफाई का सिक्योरिटी डेवलप होगा, तो ये हैक वगैरह बहुत कम हो जाएगा। तो इसके लिए कंपनी को वही सिक्योरिटी में ज़्यादा फोकस करना होगा, ऑडिटिंग और अच्छे से कराना होगा, प्लस बग बाउंटी प्रोग्राम वगैरह रखने से सिक्योरिटी वो लोग का थोड़ा एनहेंस हो सकता है। मतलब आपके हिसाब से, आपके नॉलेज अनुसार कौन से डिफाई एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो मतलब पूरी तरह से वेल टेक्निकल, मतलब जिसमें कोई सिक्योरिटी ब्रीचेस नहीं है, जिसमें कोई प्रॉब्लम इश्यूज नहीं है, जो अभी भी अच्छे से वो सस्टेन कर रहा है, ऐसे कौन से डिफाई एक्सचेंजेस है जो आप बता सकते हैं? डीफाई एक्सचेंज में अभी आवे बोल के एक एक्सचेंज है, वो लेंडिंग प्रोटोकॉल है, मतलब बोरिंग और लेंडिंग प्रोटोकॉल है। वो मैंने उसका कोड वगैरह भी पर एनालिसिस किया है, वो काफ़ी सिक्योर है। और साथ में एक यूनिस्वैप बोल के वो है, यूनिस्वैप प्रोटोकॉल, वो भी काफ़ी कौन सिक्योर है। सा? यूनिस्वैप? तो किसी भी डिफाई एक्सचेंजेस के लिए क्या डूज और डोंट्स होने चाहिए? डीफाई एक्सचेंज के लिए डूज एंड डोंट्स होना तो अभी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि डीफाई एक्सचेंज में आदमी लोग एनोनिमिटी के लिए जाते हैं। अब वहाँ पे अगर ये डूज और डोंट्स अगर कर दिया जाएगा, जैसे केवाईसी का भी अभी वो चल रहा था कि केवाईसी करने का बात हो रहा है, गवर्नमेंट रेगुलेशन लाने का बात हो रहा है, तो ये सब से हैक वगैरह अगर होता है तो ट्रैक करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये सब अभी चल ही रहा है, फ्यूचर में अब इसका बारे में ज़्यादा वो अपडेट आएगा, फ्रेमवर्क वगैरह जो नया डेवलप हो सकता है। एक आखिरी सवाल, ग्लोबली अगर बात करें तो ग्लोबली क्रिप्टो में जिस तरह से हैक्स और स्कैम्स हो रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स को किस तरह से अलर्ट रहना ज़रूरी है? आजकल एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्कैम्स और हैक्स हो रहे हैं ग्लोबली। तो इन्वेस्टर, अगर एज ए इन्वेस्टर मैं अगर कोई प्रोजेक्ट में या कोई टोकन में अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, उनका फंडामेंटल्स क्या है, जैसे वो प्रोजेक्ट क्यों बना हुआ है, वो क्या मतलब फ्यूचर में क्या करने वाला है। साथ में उनका ये ऑडिटिंग वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कुछ प्रोजेक्ट होते हैं वो फेक ऑडिटिंग का वो बैच डाल देते कि ऑडिटिंग हुआ है लेकिन हुआ नहीं रहता है, तो वो सारा थोड़ा वेरीफाई करना होगा। और साथ में वो कंपनी का बग बाउंटी प्रोग्राम है या नहीं, वो कंपनी कितना सिक्योरिटी फोकस्ड है, वो सब चेक करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ में स्कैम वगैरह भी आजकल बहुत चल रहा है। जैसे टेलीग्राम ग्रुप में आजकल कुछ बंदे हैं, मतलब क्या करते हैं कि कुछ पैसे लेकर आपको बोलेंगे ये कॉइन ले लो बढ़ेगा, लेकिन उसका वजह से बहुत आदमी का बहुत पैसा डूब चुका है। टेलीग्राम स्कैम के साथ इन्फ्लुएंसर स्कैम है, जैसे कुछ यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कुछ इन्फ्लुएंसर को ये कंपनी पैसा देती है और बोलती है कॉइन का प्रमोशन कर लेने को। ओके। और लेकिन फिर अगर एज ए यूजर मैं उनका बात मान के पैसा डाल दूँ तो वो मतलब जा भी सकता है। तो ये सबसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। जहां भी हम लोग को लगे कि फ्री क्विक रिच स्कीम है, मतलब जल्दी अमीर बनने का स्कीम है, ये मैक्सिमम टाइम ये स्कैम ही होता है। ये सब बच के रहना चाहिए हम लोग को। सम्राट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें और हमारे दर्शकों को अपना कीमती समय दिया और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। आगे भी आपसे इसी तरह की सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जी थैंक यू। धन्यवाद। तो ये थे हमारे स्पेशल गेस्ट सम्राट गुप्ता। मुझे आशा है कि आप सभी को आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे अभी लाइक और शेयर करें, और हाँ, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। वेब3 जगत के हर एक अपडेट के लिए 3.o टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं ऐसे ही स्पेशल गेस्ट के साथ, स्पेशल शो को लेकर। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर, आपका होस्ट, आपका दोस्त, फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।